दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की सीरीज देख रहे थे, जिसके तहत हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों बायो या जीव विज्ञान। ठीक है, और बायो या जीव विज्ञान में हम लोग का चैप्टर चल रहा था दोस्तों रोग एवं उपचार। ठीक है, बायो और जीव विज्ञान में हम लोग का चैप्टर दोस्तों हम लोग देख रहे थे रोग एवं उपचार, और रोग एवं उपचार में हम लोग टॉपिक देख रहे थे हीनता जन्य असंक्रामक एवं अन्य रोग। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग का रोग एवं उपचार का टॉपिक चल रहा था उसके तहत हम लोग देख रहे थे हीनता जन्य असंक्रामक एवं अन्य रोग। ठीक है, किसके तहत? जीव विज्ञान के तहत। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था हीनता जन्य असंक्रामक व अन्य रोग, इसके तहत हम लोगों ने कुछ पॉइंट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। बाकी जो बचे हुए पॉइंट हैं उसको हम लोग इस वीडियो में दोस्तों कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ। ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, चलिए देखेंगे। यहाँ देखें दोस्तों, सही सुमेलित है, कह रहा है कि सही सुमेलित है। ठीक है, इसके ऊपर के जो पॉइंट है दोस्तों उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, जिससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों यदि बात करें सही सुमेलन, यहाँ कह रहा है रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। यदि बात करें दोस्तों आर्सेनिक 74 की, तो इसका उपयोग दोस्तों हम लोग करेंगे ट्यूमर की पहचान में। ठीक है, आर्सेनिक 74 का उपयोग हम लोग दोस्तों करते हैं ट्यूमर की पहचान में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करेंगे दोस्तों कैंसर में। ठीक है, फिर है आयोडीन 131, जिसका उपयोग करेंगे दोस्तों हम लोग थायराइड ग्रंथि सक्रियता में। ठीक है, फिर है सोडियम 24, जिसका उपयोग हम लोग करेंगे रक्त व्यतिक्रम में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों सही सुमेलन है, तो याद देखिए यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। ठीक है, रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग हैं। ठीक है, आर्सेनिक 74 की बात करें तो ट्यूमर की पहचान करने में हम प्रयोग करते हैं आर्सेनिक 74 की। ठीक है, फिर है दोस्तों कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करेंगे हम कैंसर की पहचान में। आयोडीन 131 का प्रयोग करेंगे थायराइड ग्रंथि सक्रियता में, और सोडियम 24 का उपयोग करेंगे रक्त व्यतिक्रम में। ठीक है, फिर देखिए आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर की पहचान में, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर की पहचान में, आयोडीन 131 का उपयोग हम थायराइड ग्रंथि सक्रियता में, और सोडियम 24 का उपयोग रक्त व्यतिक्रम में करेंगे। चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो याद रखिए दोस्तों आर्सेनिक 74 क्या है। कह रहा है दोस्तों ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो याद रखें दोस्तों आर्सेनिक 74। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों कह रहा है सही सुमेलन है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग करेंगे दोस्तों शरीर के अंतरंग के अबुर्द का उपचार। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अबुर्द का उपचार। फिर कह रहा है कि आयोडीन 131, तो याद रखें दोस्तों थायराइड अबुर्द का उपचार। ठीक है, थायराइड अबुर्द का उपचार। फिर कह रहा है कि फास्फोरस 32, तो फास्फोरस 32 का उपयोग करेंगे दोस्तों हम श्वेत रक्तता का उपचार करने के लिए। और फिर है दोस्तों हमारा गोल्ड 198, तो याद करेंगे दोस्तों इसका उपयोग हम करेंगे कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, फिर देखिए यहां से, फिर देखें रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग। ठीक है, आर्सेनिक 74 का उपयोग हम लोग करेंगे दोस्तों ट्यूमर की पहचान करने में। ठीक है, आर्सेनिक 74 का उपयोग करेंगे ट्यूमर की पहचान में। कोबाल्ट 60 का उपयोग करेंगे दोस्तों कैंसर के लिए। ठीक है, फिर है आयोडीन 131, इसका उपयोग करेंगे थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए, और सोडियम 24 का उपयोग करेंगे रक्त व्यतिक्रम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखें कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो याद रखिए दोस्तों आर्सेनिक 74। ठीक है, ट्यूमर की पहचान हेतु रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो याद रखें आर्सेनिक 74। फिर अगला देखें यहाँ पे सही सुमेलन, कह रहा है दोस्तों कोबाल्ट 60, तो याद रखें शरीर के अंतरंग के अबुर्द का उपचार। क्या है? कोबाल्ट 60 है दोस्तों शरीर के अंतरंग के अबुर्द का उपचार। आयोडीन 131 है थायराइड अबुर्द का उपचार। फिर है दोस्तों फास्फोरस 32, तो श्वेत रक्तता का उपचार है, और गोल्ड 198 यह है दोस्तों कैंसर का उपचार। फिर देखिए कोबाल्ट 60 है दोस्तों शरीर के अंतरंग के अबुर्द का उपचार। आयोडीन 131 है थायराइड अबुर्द का उपचार, और फास्फोरस 32 है दोस्तों श्वेत रक्तता का उपचार। ठीक है, गोल्ड 198 है दोस्तों कैंसर का उपचार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, यहां देखें क्या दिया गया है, आगे देखिए। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट दोस्तों पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में रिपीटेड हैं। ठीक है, और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट को देखते रहिए। चलिए देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि रेडियो तत्वों में से जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों रेडियो सोडियम। ठीक है, क्या है? रेडियो तत्वों में से जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए रेडियो सोडियम। ठीक है, फिर देखिए
कह रहा है कि रेडियो तत्वों में से जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है दोस्तों, तो वह है हमारा रेडियो सोडियम। ठीक है, फिर से देखिए कि रेडियो तत्वों में से जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों रेडियो सोडियम। एक बार और देखेंगे कि रेडियो तत्वों में से जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों रेडियो सोडियम। चलिए अगला देखें दोस्तों, कह रहा है ओंकोजीन संबंधित है। ठीक है, ओंकोजीन संबंधित है दोस्तों, याद रखिए कर्क यानी कि कैंसर रोग से। ठीक है, ओंकोजीन संबंध है दोस्तों, याद रखिए कर्क यानी कि कैंसर रोग से हमारा ओंकोजीन संबंधित है। ठीक है, फिर देखें कह रहा है दोस्तों कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो याद रखिए दोस्तों गामा किरणें। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है दोस्तों, तो याद रखें गामा रेज यानी कि गामा किरणें। ठीक है, फिर देखें कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो याद रखिए दोस्तों गामा किरणें। ठीक है, चलिए अगला देखें, कह रहा है दोस्तों ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो याद रखिए आर्सेनिक 74 दोस्तों। ठीक है, फिर से देखिए कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो याद रखिए दोस्तों आर्सेनिक 74। फिर देखिए ऊपर वाला पॉइंट कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो याद रखिए दोस्तों गामा रेज। ठीक है, फिर देखिए ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो याद रखिए दोस्तों आर्सेनिक 74। ठीक है, फिर देखिए ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो याद रखिए दोस्तों आर्सेनिक 74। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60। फिर देखिए रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो याद रखिए फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60। फिर देखिए रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो याद रखिए दोस्तों फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60। ठीक है, फिर देखें रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो याद रखिए दोस्तों फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60। ठीक है, फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो याद रखिए दोस्तों इंफ्रारेड। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो याद रखिए दोस्तों इंफ्रारेड। ठीक है, फिर देखिए कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो याद रखिए दोस्तों इंफ्रारेड। ठीक है, फिर देखें कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा इंफ्रारेड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो याद रखिए WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है दोस्तों, तो याद रखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि होती है हमारे ल्यूकीमिया नामक कैंसर में। ठीक है, कह रहा है ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो याद रखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि होती है हमारे ल्यूकीमिया नामक कैंसर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। चले आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों यहां देखिए, कह रहा है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो याद रखिए आयनीय विकिरण। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, वह है दोस्तों हमारा आयनीय विकिरण। ठीक है, आयनीय विकिरण। फिर देखें तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, वह है दोस्तों हमारा आयनीय विकिरण। ठीक है, क्या है, आयनीय विकिरण, याद रखिएगा। फिर से देखें कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर जो कर्क रोग यानी कि कैंसर उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा आयनीय विकिरण। ठीक है दोस्तों, आयनीय विकिरण। ठीक है, चलें आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है अगला पॉइंट, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु नवीनतम उपचार है। क्या है, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु नवीनतम उपचार है, तो याद रखें दोस्तों तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा यानी कि IMRT। फिर देखें सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु नवीनतम उपचार है, तो याद रखें दोस्तों तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा। क्या है, तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, जिसको हम लोग दोस्तों IMRT भी कहते हैं। फिर देखें सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु नवीनतम उपचार है, तो याद रखें तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, जिसको हम लोग IMRT भी
कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है दोस्तों। कह रहा है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए छोटे बच्चों में। ठीक है, क्या है, कह रहा है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों छोटे बच्चों में। ठीक है, फिर देखिए कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो याद रखिए छोटे बच्चों में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिए दोस्तों मस्तिष्क यानी कि माइंड हमारा। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह है दोस्तों मस्तिष्क। ठीक है, फिर देखिए कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है दोस्तों, याद रखें वह है हमारा मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, तो वह प्रोटीन है दोस्तों, याद रखिए एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। क्या है, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। फिर देखिए कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, वह प्रोटीन है दोस्तों, याद रखिए एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। क्या है, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। फिर देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है दोस्तों जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, और वह प्रोटीन है दोस्तों, याद रखिए एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ठीक है, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए एमिलाइड कह रहा है दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने, क्या है यहाँ देखें, कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, वह प्रोटीन है दोस्तों, याद रखें एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ठीक है, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। चलिए अगला देखें दोस्तों। कह रहा है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिए दोस्तों आर्विड कार्लसन को। ठीक है, क्या है, फिर देखिए दोस्तों कह रहा है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिए दोस्तों आर्विड कार्लसन को। ठीक है, आर्विड कार्लसन को। फिर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिए दोस्तों आर्विड कार्लसन को। क्या है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास लिए, क्या है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो याद रखें दोस्तों आर्विड कार्लसन को। अगला देखें। कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभावी अंग है। क्या है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग है, तो याद रखें दोस्तों मस्तिष्क। क्या है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग है, तो वह है दोस्तों हमारा मस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों। कह रहा है कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है, तो वह है दोस्तों हमारा आंख, जबकि सबसे कम सुप्रभावी है वह है दोस्तों हमारा मस्तिष्क। ठीक है, याद रखिएगा कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग है, तो वह है दोस्तों हमारा मस्तिष्क, जबकि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे सर्वाधिक सुप्रभावी है, तो वह है दोस्तों हमारा आंख। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो EEG द्वारा। ठीक है, क्या है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है दोस्तों, तो याद रखिए EEG से। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है दोस्तों, तो याद रखिए EEG से। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। ठीक है दोस्तों, याद रखें EEG से हमारी मस्तिष्क यानी ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। अगला पॉइंट देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है दोस्तों हमारा मस्तिष्क। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें। कह रहा है कि EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है दोस्तों हमारा मस्तिष्क। ठीक है, EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है दोस्तों हमारा मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि, कह रहा है खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि, कह रहा है इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामीन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामीन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। ठीक है, फिर देखिए खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामीन रसायनों का उत्पादन करने का या बढ़ाने का निर्देश देती हैं। ठीक है दोस्तों, एंसोमिया क्या है। कह रहा है कि एंसोमिया कहते हैं, तो याद रखिए दोस्तों घ्राण संवेदना की कमी को, यानी कि सूंघने की संवेदना की कमी को। ठीक है दोस्तों, एंसोमिया कहते हैं दोस्तों घ्राण संवेदना की कमी को। ठीक है, एंसोमिया कहते हैं दोस्तों घ्राण संवेदना की
कमी को दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे के हमारे पॉइंट क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है, सही सुमेल करा रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ सही सुमेलन है। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों हम लोग खैरा, ठीक है, खैरा रोग होता है दोस्तों जस्ते की म्लानता के कारण। क्या है, खैरा रोग होता है दोस्तों जस्ते की म्लानता या कमी के कारण। ठीक है, फिर दोस्तों देखें यहाँ खैरा रोग होता है जस्ते यानी जिंक की म्लानता के कारण। ठीक है, एनीमिया रोग होता है दोस्तों लौह की म्लानता के कारण। ठीक है, एनीमिया रोग होता है दोस्तों लौह की म्लानता के कारण। फिर है दोस्तों ग्वाइटर या गलघोंटा रोग, तो यह होता है दोस्तों आयोडीन की म्लानता के कारण। ठीक है, फिर है दोस्तों क्या है, स्कर्वी, तो यह होता है दोस्तों विटामिन सी की म्लानता के कारण। फिर देखिए दोस्तों, बात करें यदि खैरा रोग की, तो खैरा रोग होता है दोस्तों जस्ते की म्लानता के कारण। क्या है, खैरा रोग होता है दोस्तों जस्ते की म्लानता के कारण। एनीमिया रोग होता है दोस्तों लौह की म्लानता के कारण। ग्वाइटर या गलघोंटा रोग होता है दोस्तों आयोडीन की म्लानता के कारण। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा स्कर्वी रोग, जो कि होता है दोस्तों विटामिन सी की म्लानता या कमी के कारण। ठीक है, चलिए फिर देखिए दोस्तों, खैरा रोग होता है दोस्तों जस्ते की म्लानता के कारण। एनीमिया रोग होता है लौह की म्लानता के कारण। ग्वाइटर या गलघोंटा रोग होता है आयोडीन की म्लानता के कारण। स्कर्वी रोग होता है दोस्तों विटामिन सी की म्लानता के कारण। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई। क्या है, मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई, तो याद रखें दोस्तों मरकरी या पारा। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई, तो याद रखिए दोस्तों पारा या मरकरी। ठीक है, कह रहा है दोस्तों मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है, तो याद रखिए दोस्तों पारद विषाक्तता। ठीक है, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है, तो याद रखिए दोस्तों पारद विषाक्तता। ठीक है, मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है तो पारद विषाक्तता। ठीक है दोस्तों, पारद विषाक्तता। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी दोस्तों, याद रखिए पारद से। ठीक है, यानी कि मरकरी से दोस्तों। ठीक है, फिर से ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा दोस्तों जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी दोस्तों पारद से। ठीक है, फिर देखिए मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है, तो याद रखें दोस्तों पारद विषाक्तता। ठीक है, फिर देखें जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी दोस्तों पारद से। ठीक है, चलिए अगला देखें, कह रहा है दोस्तों डायबिटीज, फिर कह रहा है दोस्तों हैजा, फिर कह रहा है रिंग वर्म, फिर कह रहा है अस्थमा में से एलर्जी के कारण बीमारी होती है, तो याद रखें दोस्तों अस्थमा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म एवं अस्थमा में से एलर्जी के कारण बीमारी होती है, तो याद रखिए दोस्तों अस्थमा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म एवं अस्थमा में से एलर्जी के कारण बीमारी होती है, तो याद रखिए दोस्तों अस्थमा। फिर देखिए डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म एवं अस्थमा में से एलर्जी के कारण बीमारी होती है दोस्तों, तो याद रखिए अस्थमा। फिर देखिए प्रदूषण जो नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों फ्लोराइड। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि प्रदूषण जो नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, याद रखिए फ्लोराइड। फिर कह रहा है प्रदूषण जो नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा फ्लोराइड। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है दोस्तों, वह है हमारा स्कर्वी का। क्या है दोस्तों, कह रहा है यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है स्कर्वी का। ठीक है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है दोस्तों स्कर्वी का। फिर देखिए स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, तो याद रखें दोस्तों आंवला। ठीक है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है दोस्तों, तो याद रखिए आंवला। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने, कह रहा है दोस्तों लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है और इसका इस्तेमाल दोस्तों हम करेंगे ल्यूकोडर्मा के उपचार में। ठीक है, ल्यूकोडर्मा के उपचार में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने दोस्तों लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे दोस्तों ल्यूकोडर्मा के उपचार में। ठीक है, फिर देखिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने दोस्तों लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे दोस्तों किसके उपचार में, तो ल्यूकोडर्मा के उपचार में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, सही सुमेलन करा रहा है, कह रहा है दोस्तों मलेरिया, तो मलेरिया प्रभावित करती हैं दोस्तों रक्त कोशिकाओं को। ठीक है, मलेरिया प्रभावित करेगी दोस्तों हमारी रक्त कोशिकाओं को। ठीक है, फाइलेरिया प्रभावित करेगी दोस्तों हमारी लसिका ग्रंथि को। क्या है, फाइलेरिया प्रभावित करेगी हमारी लसिका ग्रंथि को, और दोस्तों इंसेफेलाइटिस प्रभावित करता है दोस्तों मस्तिष्क को, और ल्यूकीमिया हमारा प्रभावित करता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा को। ठीक है, जो कि एक प्रकार का कैंसर है हमारा ल्यूकीमिया। ठीक है,
चलिए देखिए दोस्तों, मलेरिया प्रभावित करता है रक्त कोशिकाओं को। क्या है? मलेरिया प्रभावित करेगा रक्त कोशिकाओं को। फाइलेरिया प्रभावित करेगा दोस्तों लसिका ग्रंथि को। इंसेफ्लाइटिस प्रभावित करेगा दोस्तों मस्तिष्क को। और ल्यूकीमिया हमारा प्रभावित करेगा बोन मैरो या अस्थि मज्जा को। ठीक है, फिर देखिए, मलेरिया प्रभावित करेगा रक्त कोशिकाओं को, फाइलेरिया प्रभावित करेगा लसिका ग्रंथि को, इंसेफ्लाइटिस प्रभावित करेगा मस्तिष्क को, और ल्यूकीमिया हमारा प्रभावित करेगा बोन मैरो या अस्थि मज्जा को। फिर देखिए, मलेरिया प्रभावित करेगा रक्त कोशिकाओं को, फाइलेरिया प्रभावित करेगा लसिका ग्रंथि को, इंसेफ्लाइटिस प्रभावित करेगा मस्तिष्क को, और ल्यूकीमिया प्रभावित करेगा बोन मैरो या अस्थि मज्जा को। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक आगे बढ़ेंगे, देखें क्या है आगे के पॉइंट दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां देखिए ध्यानपूर्वक। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेल हम करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ। ठीक है, कह रहा व्याधि और कारण। ठीक है, क्या है? व्याधि और कारण। ठीक है, कह रहा दोस्तों मैरस्मस। तो याद रखिए दोस्तों, दीर्घकालीन उपवास से हमारा होता है दोस्तों मैरस्मस रोग। क्या है? दीर्घकालीन उपवास से दोस्तों होता है हमारा व्याधि मैरस्मस। ठीक है, तो मैरस्मस हम सुमेल करेंगे दोस्तों दीर्घकालीन उपवास से। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वासी-योरकर। तो क्वासी-योरकर होता है दोस्तों प्रोटीन की अल्पता से, यानी प्रोटीन की कमी से हमारा होता है दोस्तों क्वासी-योरकर। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों टीबी। तो टीबी है एक बैक्टीरिया संक्रमण यानी कि जीवाणु संक्रमण है दोस्तों एक टीबी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी देखिए दोस्तों, तो यह है हमारा विषाणु संक्रमण। ठीक है दोस्तों, फिर देखें चारों को, कह रहा है दोस्तों मैरस्मस। तो इसको याद रखिए दोस्तों, यह है हमारा दीर्घकालीन उपवास से होता है हमारा मैरस्मस। ठीक है, फिर है दोस्तों क्वासी-योरकर। तो याद रखिए प्रोटीन अल्पता से, टीबी है जीवाणु संक्रमण, और हेपेटाइटिस बी है जिसको हम लोग दोस्तों पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी यह होगा दोस्तों हमारा विषाणु संक्रमण से। ठीक है, फिर देखिए मैरस्मस दोस्तों, इसको होगा, मैरस्मस का कारण है दोस्तों हमारा दीर्घकालीन उपवास। क्या है? मैरस्मस का कारण है दोस्तों दीर्घकालीन उपवास। क्वासी-योरकर का कारण है दोस्तों प्रोटीन अल्पता। क्या है? क्वासी-योरकर का कारण है दोस्तों प्रोटीन अल्पता। टीबी का कारण है दोस्तों जीवाणु संक्रमण। टीबी का कारण है जीवाणु संक्रमण, और हेपेटाइटिस बी का कारण है दोस्तों विषाणु संक्रमण। ठीक है, याद रखिए टीबी का कारण जीवाणु संक्रमण और हेपेटाइटिस बी का कारण विषाणु संक्रमण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं। कह रहे दोस्तों कि मैरस्मस, फिर कह रहा है दोस्तों पेलाग्रा, फिर कह रहा है दोस्तों बेरी, फिर कह रहा है रिकेट्स में से बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है दोस्तों हमारा मैरस्मस। ठीक है, ध्यान रखिए, कह रहा है दोस्तों मैरस्मस में से, फिर है दोस्तों पेलाग्रा, फिर है दोस्तों बेरी, फिर है दोस्तों रिकेट्स। कह रहा है में से बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है दोस्तों वह है हमारा मैरस्मस। ठीक है, मैरस्मस, पेलाग्रा, बेरी एवं रिकेट्स में से बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है दोस्तों वह है हमारा मैरस्मस। ठीक है, फिर देखिए मैरस्मस, पेलाग्रा, बेरी एवं रिकेट्स में से बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है हमारा मैरस्मस रोग। ठीक है, याद रखिए। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखें। चलिए यहां देखें दोस्तों क्या है, कह रहा दोस्तों सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित है, तो हम सही सुमेल करेंगे दोस्तों, मोतियाबिंद हो जाएगा दोस्तों। यह एक आंख का रोग है मोतियाबिंद हमारा। ठीक है, पीलिया हमारा किसको प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है दोस्तों यकृत या लीवर को। ठीक है, टाइफाइड हमारा प्रभावित करता है दोस्तों आंत को। ठीक है, टाइफाइड हमारा प्रभावित करता है आंत को, और निमोनिया हमारा प्रभावित करेगा दोस्तों वह है फेफड़ों को। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों मोतियाबिंद तो प्रभावित करेगा आंखों को, पीलिया हमारा प्रभावित करेगा यकृत को, टाइफाइड प्रभावित करेगा दोस्तों आंत को, और निमोनिया प्रभावित करेगा फेफड़ों को। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए मोतियाबिंद प्रभावित करेगा दोस्तों आंखों को, पीलिया प्रभावित करेगा यकृत को, टाइफाइड प्रभावित करेगा आंत को, निमोनिया प्रभावित करेगा फेफड़ों को। फिर देखिए मोतियाबिंद प्रभावित करेगा आंखों को, पीलिया प्रभावित करेगा दोस्तों यकृत को, टाइफाइड प्रभावित करेगा आंत को, और निमोनिया प्रभावित करेगा फेफड़ों को। ठीक है, मोतियाबिंद प्रभावित करेगा आंखों को, पीलिया प्रभावित करेगा यकृत को, टाइफाइड प्रभावित करेगा आंतों को, निमोनिया प्रभावित करेगा दोस्तों फेफड़ों को। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिए। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों अबिंदुकता क्या है? कह रहा है दोस्तों अबिंदुकता एक बीमारी है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों अबिंदुकता एक बीमारी है, तो याद रखें दोस्तों आंखों की यानी कि नेत्रों की। ठीक है, कह रहा है दोस्तों अबिंदुकता एक बीमारी है, तो याद रखिए दोस्तों आंखों की। ठीक है, अबिंदुकता एक बीमारी है, तो याद रखिए दोस्तों आंखों की। ठीक है, अबिंदुकता एक बीमारी है आंखों की। चलिए दोस्तों अगला कह रहा है कि मायोपिया जिस अंग का दोष है, याद रखिए दोस्तों नेत्र। ठीक है, मायोपिया, कह रहा है मायोपिया जिस अंग का दोष है, याद रखिए दोस्तों नेत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखिए, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों अवतल लेंस प्रयुक्त करके।
ठीक है। कह रहा है दोस्तों निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो याद रखिए दोस्तों अवतल लेंस प्रयुक्त करके। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो याद रखिए दोस्तों अवतल लेंस प्रयुक्त करके। ठीक है, अगला देखें, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। क्या है? दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है दोस्तों तो याद रखिए नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। क्या है? कह रहा है कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। ठीक है, फिर देखिए दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो याद रखिए नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। ठीक है, फिर देखिए दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। ठीक है, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है दोस्तों मायोपिया वाला व्यक्ति नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। फिर देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है? कह रहा है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है तो याद रखिए दोस्तों रेटिना के पीछे। ठीक है, कह रहा है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है तो याद रखिए दोस्तों रेटिना के पीछे। ठीक है, चलिए यहां कह रहा है दोस्तों आंख के जिस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों दृष्टि पटल। क्या है? आंख के जिस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों दृष्टि पटल। ठीक है, फिर देखिए आंख के जिस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों दृष्टि पटल। ठीक है, फिर देखिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों रेटिना अपवृद्धि है। क्या है? कह रहा है रेटिना अपवृद्धि है तो याद रखिए दोस्तों अग्र मस्तिष्क पश्च की। क्या है दोस्तों? रेटिना अपवृद्धि है तो याद रखिए दोस्तों अग्र मस्तिष्क पश्च की। ठीक है, अग्र मस्तिष्क पश्च की। फिर देखिए यहां से कि कह रहा है कि अबिंदुकता एक बीमारी है तो याद रखिए दोस्तों आंखों की। फिर देखिए कह रहा है मायोपिया जिस अंग का दोष है तो याद रखिए नेत्र की। फिर है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो याद रखिए अवतल लेंस प्रयुक्त करके। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो याद रखिए अवतल लेंस प्रयुक्त करके। फिर कह रहा है कि दोस्तों दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। क्या है? दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो याद रखिए नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। ठीक है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। ठीक है, फिर देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है तो पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। अगला देखिए दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है तो याद रखिए रेटिना के पीछे। क्या है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है तो याद रखिए रेटिना के पीछे। फिर देखिए आंख के जिस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं तो याद रखिए दृष्टि पटल। क्या है? आंख के जिस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं तो याद रखिए दृष्टि पटल। अगला देखिए कह रहा रेटिना अपवृद्धि है तो याद रखिए दोस्तों अग्र मस्तिष्क पश्च की। क्या है? रेटिना अपवृद्धि है तो याद रखिए दोस्तों अग्र मस्तिष्क पश्च की। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक देखिए। अगला पॉइंट क्या है? कह रहा दोस्तों कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे जिस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं वह है दोस्तों हमारा अक्षपट्ट या रेटिना। क्या है दोस्तों? कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे जिस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं वह है दोस्तों हमारा अक्षपट्ट या रेटिना। क्या है? मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे जिस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं दोस्तों वह है हमारा अक्षपट्ट या रेटिना। ठीक है, फिर अगला देखिए कह रहा दोस्तों यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है दोस्तों मोतियाबिंद। क्या है दोस्तों? कह रहा है यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। ठीक है, कह रहा दोस्तों मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का जो भाग प्रभावित होता है याद रखें दोस्तों नेत्र लेंस। ठीक है, क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है कि मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का जो भाग प्रभावित होता है दोस्तों वह है हमारा नेत्र लेंस। यहां से फिर देखें कि मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे जिस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं दोस्तों वह है हमारा अक्षपट्ट या रेटिना। ठीक है दोस्तों, फिर देखें यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है दोस्तों मोतियाबिंद। क्या है? यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। अगला देखें दोस्तों, कह रहा है मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का जो भाग प्रभावित होता है वह है हमारा नेत्र लेंस। क्या है? मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का जो भाग प्रभावित होता है वह है दोस्तों हमारा नेत्र लेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए
कह रहा है दोस्तों एट्रोपिन, ठीक है। तो एट्रोपिन क्या है दोस्तों, यह है हमारा तारा विस्फारण। क्या है एट्रोपिन, क्या है दोस्तों, हमारा तारा विस्फारण, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों ईथर, तो ईथर को हम लोग कहेंगे दोस्तों स्थानीय संज्ञाहरण। क्या है, ईथर हमारा है दोस्तों स्थानीय संज्ञाहरण, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, फिर कह रहा है कि नाइट्रोग्लिसरीन, तो यह है दोस्तों हृदय की तकलीफ के लिए। क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है दोस्तों हृदय की तकलीफ के लिए। और पायरेथ्रीन है दोस्तों हमारा मच्छर नियंत्रण के लिए, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों एट्रोपिन, तो एट्रोपिन है दोस्तों हमारा तारा विस्फारण, ठीक है। क्या है, एट्रोपिन है दोस्तों हमारा तारा विस्फारण, ठीक है। एट्रोपिन है तारा विस्फारण। ईथर है दोस्तों हमारा स्थानीय संज्ञाहरण। क्या है, ईथर है दोस्तों हमारा स्थानीय संज्ञाहरण। नाइट्रोग्लिसरीन है दोस्तों हमारा हृदय की तकलीफ। फिर है दोस्तों पायरेथ्रीन, वह है दोस्तों हमारा मच्छर नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। एट्रोपिन देखिए तारा विस्फारण, क्या है दोस्तों, एट्रोपिन हमारा है तारा विस्फारण। ईथर है दोस्तों हमारा स्थानीय संज्ञाहरण। नाइट्रोग्लिसरीन है दोस्तों हृदय की तकलीफ। और पायरेथ्रीन है दोस्तों हमारा मच्छर नियंत्रण। फिर देखें एट्रोपिन है दोस्तों तारा विस्फारण, ईथर है दोस्तों हमारा स्थानीय संज्ञाहरण। फिर है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन, वह है दोस्तों हमारा हृदय की तकलीफ। और पायरेथ्रीन है दोस्तों हमारा मच्छर नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए एट्रोपिन है तारा विस्फारण, ईथर है दोस्तों स्थानीय संज्ञाहरण, नाइट्रोग्लिसरीन है दोस्तों हृदय की तकलीफ। और पायरेथ्रीन है दोस्तों हमारा मच्छर नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, देखें, चलिए देखें। कह रहा है दोस्तों मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है दोस्तों हमारा एट्रोपिन। क्या है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है कि मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है दोस्तों हमारा एट्रोपिन। क्या है, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है दोस्तों वह है हमारा एट्रोपिन। फिर देखिए मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है दोस्तों वह है हमारा एट्रोपिन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। क्या है दोस्तों, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोगों में निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है दोस्तों, ठीक है। क्या है, कह रहा है दोस्तों स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोगों में निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। फिर देखिए स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है दोस्तों जिसमें लोगों में निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग। क्या है दोस्तों, बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं दोस्तों तो शरीर के जोड़ों का। क्या है दोस्तों कि बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, तो याद रखें शरीर के जोड़ों का। क्या है, बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, तो याद रखिए दोस्तों शरीर के जोड़ों का, ठीक है। बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं दोस्तों, तो याद रखें शरीर के जोड़ों का, ठीक है दोस्तों। यहाँ ध्यानपूर्वक देखें आप लोग क्या कह रहा है कि बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, तो याद रखिए दोस्तों शरीर के जोड़ों का, ठीक है। चलिए फिर देखें, कह रहा है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है तो रक्तहीनता एनीमिया, ठीक है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है तो रक्तहीनता या एनीमिया। क्या है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है दोस्तों तो रक्तहीनता या एनीमिया। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है मदिरा के अतिशय सेवन से रोग होता है तो याद रखिए यकृत का शोषण रोग यानी कि लीवर सिरोसिस होता है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि मदिरा के अतिशय सेवन से रोग होता है तो याद रखिए दोस्तों यकृत का शोषण रोग या लीवर सिरोसिस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए मदिरा के अतिशय सेवन से रोग होता है तो याद रखिए यकृत का शोषण रोग या जिसे हम लोग लीवर सिरोसिस भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों ओरल, ठीक है, सम्ब्यूकस, ठीक है। क्या है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तो तंबाकू युक्त गुटखा। क्या है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तो तंबाकू युक्त गुटखा। क्या है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तो याद रखिए दोस्तों तंबाकू युक्त गुटखा। क्या है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तो याद रखिए तंबाकू युक्त गुटखा, ठीक है दोस्तों। कह रहा है पीलिया से दुष्प्रभावित होता है तो यकृत या लीवर, ठीक है दोस्तों। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत हमारा लीवर, ठीक है। फिर ऊपर देखिए कह रहा है दोस्तों ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तो याद रखिए दोस्तों तंबाकू युक्त गुटखा, ठीक है। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तो तंबाकू युक्त गुटखा। ऊपर देखिए, ठीक है, मदिरा के अतिशय सेवन से रोग होता है यकृत का शोषण या लीवर सिरोसिस, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है।
चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों मम्स, कालरा, तपेदिक और पीलिया में से सबसे कम संक्रामक है, तो याद रखिए दोस्तों पीलिया या जॉन्डिस। ठीक है, कह रहा दोस्तों मम्स, कालरा, तपेदिक और पीलिया में से सबसे कम संक्रामक है, तो याद रखिए दोस्तों पीलिया। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा है दोस्तों मम्स, फिर है दोस्तों कालरा, फिर है दोस्तों तपेदिक, फिर है दोस्तों पीलिया में से सबसे कम संक्रामक है दोस्तों, तो याद रखिए पीलिया। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, संक्रामक बीमारी है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा एड्स। फिर है दोस्तों हमारी छोटी माता, फिर है दोस्तों हमारा गलसूगा, फिर है दोस्तों एक परिसर्प सरल यानी कि हर्पीज। ठीक है, परिसर्प सरल जिसको हम लोग कहते हैं हर्पीज। फिर देखिए संक्रामक बीमारी है, तो याद रखिए दोस्तों एड्स, फिर है दोस्तों छोटी माता, फिर है गलसूगा एवं परिसर्प सरल जिसको हम लोग हर्पीज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है मम्स, कालरा, तपेदिक और पीलिया में से सबसे कम संक्रामक है, तो याद रखिए दोस्तों पीलिया। फिर कह रहा है कि संक्रामक बीमारी है, तो याद रखिए दोस्तों एड्स, फिर है दोस्तों छोटी माता, फिर है गलसूगा एवं परिसर्प सरल, तो याद रखिए हर्पीज भी है, एड्स भी है, छोटी माता भी है, गलसूगा भी है एवं परिसर्प सरल जिसको हम लोग हर्पीज भी कहते हैं यह भी है। फिर देखिए एड्स भी, छोटी माता भी, गलसूगा भी एवं परिसर्प सरल हर्पीज, ये सभी दोस्तों संक्रामक बीमारियां हैं। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है मुर्गियों में रिकेट्स रोग जिस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिए दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, मुर्गियों में रिकेट्स रोग जिस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों, तो विटामिन डी जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ब्राइट्स रोग, ठीक है, ब्राइट्स रोग शरीर के जिस भाग को प्रभावित करता है, तो याद रखिए दोस्तों गुर्दा। ठीक है, कह रहा है कि ब्राइट्स रोग शरीर के जिस भाग को प्रभावित करता है दोस्तों, तो गुर्दा या किडनी जिसको हम लोग कहते हैं। ब्राइट्स रोग शरीर के जिस भाग को प्रभावित करता है, तो याद रखिए दोस्तों गुर्दा। ठीक है, ब्राइट्स रोग शरीर के जिस भाग को प्रभावित करता है, तो याद रखिए दोस्तों गुर्दा। ठीक है, ब्राइट्स रोग शरीर के जिस भाग को प्रभावित करता है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा गुर्दा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए फुफ्फुस धूलमीयता। क्या कह रहा है दोस्तों, फुफ्फुस धूलमीयता यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं दोस्तों, तो याद रखिए कोयला खनन उद्योग में। ठीक है, कोयला खनन उद्योग में। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा है दोस्तों फुफ्फुस धूलमीयता या न्यूकोकोनियोसिस। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं दोस्तों, तो याद रखिए कोयला खनन उद्योग में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों फुफ्फुस धूलमीयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं दोस्तों, तो याद रखिए कोयला खनन उद्योग में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें। कह रहा दोस्तों गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे क्या होती है दोस्तों, ऐंठन होती है, मिर्गी होती है, बेहोशी हो जाती है, अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है दोस्तों रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। क्या है दोस्तों, रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा दोस्तों गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे क्या होता है दोस्तों, ऐंठन होता है, मिर्गी होती है, बेहोशी हो जाती है, अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है दोस्तों रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। क्या है, रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे। कह रहा दोस्तों मैड काउ रोग का कारक है, तो याद रखिए दोस्तों प्रायंस। क्या है दोस्तों, मैड काउ रोग का कारक है, तो याद रखिए दोस्तों प्रायंस। ठीक है, कह रहा दोस्तों मैड काउ रोग का कारक है दोस्तों, तो याद रखिए प्रायंस। क्या है, मैड काउ रोग का कारक, तो याद रखें दोस्तों प्रायंस। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों क्या है। आगे के पॉइंट ध्यानपूर्वक देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए कैंसर। क्या है, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए दोस्तों कैंसर। ठीक है, याद रखें कि इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए कैंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए नियंत्रण के लिए कैंसर। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है दोस्तों गठिया या गाउट। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है दोस्तों हमारा गठिया या गाउट। ठीक है, फिर देखिए बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है दोस्तों हमारा गठिया या गाउट। ठीक है, फिर देखिए बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में क्या यूरिक एसिड प्रधान रूप में पाया जाता है वह है दोस्तों गठिया या गाउट। अगला देखिए, कह रहा दोस्तों मधुमेह, पोलियो, काली खांसी एवं चेचक में से वह रोग जिसे वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है वह है दोस्तों हमारा मधुमेह या जिसे हम लोग डायबिटीज
डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर कह रहा है मधुमेह, पोलियो, काली खांसी एवं चेचक में से वह रोग जिसे वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो वह है दोस्तों हमारा मधुमेह। ठीक है, कह रहा है मधुमेह, पोलियो, काली खांसी एवं चेचक में से वह रोग जिसे वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो वह है दोस्तों हमारा मधुमेह दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों मधुमेह से संबंधित है जो प्रणों का एक सामान्य रोग है, तो कह रहा है कि रक्त में शर्करा का उच्च स्तर एवं रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। ठीक है, चलिए मधुमेह से संबंधित है जो प्रणों का एक सामान्य रोग है, तो याद रखें दोस्तों रक्त में शर्करा का उच्च स्तर एवं रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। ठीक है, फिर देखिए कि मधुमेह से संबंधित है जो प्रणों का एक सामान्य रोग है, तो याद रखिए दोस्तों रक्त में शर्करा का उच्च स्तर एवं रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वह अंग जिसकी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है, तो अग्नाशय या पैनक्रियास। ठीक है, कह रहा है कि वह अंग जिसकी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है, तो याद रखिए दोस्तों अग्नाशय। ठीक है, वह अंग जिसकी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है, तो याद रखिए दोस्तों अग्नाशय। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखते रहें। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों मेथी के बीज। ठीक है, फिर देखिए अगला कि मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों मेथी के बीज। फिर देखिए मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों मेथी के बीज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है कि ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। जिस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है, याद रखिए दोस्तों मधुमेह। ठीक है, कह रहा दोस्तों ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। जिस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है वह है दोस्तों हमारा मधुमेह। फिर देखें ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। जिस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है वह है दोस्तों हमारा मधुमेह। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो याद रखिए एफजी बेंटिंग ने। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो याद रखें दोस्तों एफजी बेंटिंग ने। फिर है कह रहा है मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो याद रखिए दोस्तों एफजी बेंटिंग ने। ठीक है, चलिए फिर देखें, कह रहा है कि सीयूटी यानी कि कॉपर टी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है, तो याद रखिए दोस्तों रक्तस्राव। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कॉपर टी, ठीक है, कह रहा है दोस्तों कॉपर टी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है, तो याद रखिए दोस्तों रक्तस्राव। ठीक है, कॉपर टी का सर्वमान्य या सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है, तो याद रखिए दोस्तों रक्तस्राव। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है, तो याद रखिए फुफ्फुस या फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए, कह रहा है एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है, तो याद रखिए फुफ्फुस या फेफड़े। ठीक है, फिर देखिए कि एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है, तो याद रखिए दोस्तों फुफ्फुस या फेफड़े। ठीक है, चलिए फिर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हृदयाघात में निम्नलिखित का सही क्रम होता है। क्या है, हृदयाघात में निम्नलिखित का सही क्रम होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है दोस्तों वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। क्या है, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। फिर कह रहा है दोस्तों तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल। क्या है, तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल दोस्तों। ठीक है, पहला देखिए वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। क्या है, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। और चौथा है दोस्तों हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। क्या है, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। तो इसका सही सीरीज दिया गया है दोस्तों 2, 4, 1 और 3। ठीक है, 2, 4, 1 और 3 इसका, यानी कि 2, 4, 1 और 3 इसका सही सीरीज दिया गया है। ठीक है, यानी कि यदि इसको हम क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, 2 नंबर सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल। क्या है, तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना, यानी कि चौथा नंबर। क्या है,
चौथा नंबर हो जाएगा दोस्तों हमारा हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। ठीक है, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। क्या है, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। और लास्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। ठीक है दोस्तों, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। फिर से देखें, सबसे पहले होगा दोस्तों हमारा तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल। क्या है, तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर होगा दोस्तों हमारा वह है हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। क्या है, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। और लास्ट हो जाएगा दोस्तों रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखिए, ठीक है दोस्तों, इसका सही क्रम देखिए दोस्तों, यहां दिया गया है 2, 4, 1 और 3, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एस्पिरिन के संबंध में सत्य कथन नहीं है। क्या है, कह रहा है दोस्तों एस्पिरिन के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। क्या है, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। यह हमारा एस्पिरिन के संबंध में सही नहीं है। फिर देखिए, कह रहा है एस्पिरिन के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो याद रखिए कि एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। क्या है, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। यह हमारा गलत पॉइंट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। क्या है, चलिए दोस्तों यहां देखिए, कह रहा है सही सुमेलन करना है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्लोरोमाइसेटीन। क्या है, क्लोरोमाइसेटीन, तो यह दोस्तों एक टाइफाइड नासी है। क्या है, क्लोरोमाइसेटीन एक दोस्तों टाइफाइड नासी है। फिर देखिए क्रिस्टल वायलेट, क्या कह रहा है दोस्तों, क्रिस्टल वायलेट एक पूतिरोधी है। क्या है, क्रिस्टल वायलेट एक पूतिरोधी है। फिर है दोस्तों क्विनीन, तो याद रखिए दोस्तों मलेरिया रोधी है हमारा क्विनीन। फिर है दोस्तों एस्पिरिन, तो एस्पिरिन है दोस्तों दर्द निवारक। ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है दोस्तों क्लोरोमाइसेटीन। क्या है, क्लोरोमाइसेटीन एक टाइफाइड नासी है। ठीक है, क्लोरोमाइसेटीन एक टाइफाइड नासी है। क्या है, क्लोरोमाइसेटीन एक टाइफाइड नासी है। फिर है दोस्तों क्रिस्टल वायलेट, तो याद रखिए दोस्तों पूतिरोधी। क्या है, क्रिस्टल वायलेट है दोस्तों पूतिरोधी। फिर है दोस्तों क्विनीन, तो याद रखिए मलेरिया रोधी। और एस्पिरिन है हमारा दोस्तों दर्द निवारक। फिर देखिए दोस्तों क्लोरोमाइसेटीन एक टाइफाइड नासी है। क्या है, क्लोरोमाइसेटीन एक टाइफाइड नासी है। क्रिस्टल वायलेट एक पूतिरोधी है। क्विनीन एक मलेरिया रोधी है। एस्पिरिन एक दर्द निवारक है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए क्लोरोमाइसेटीन यह है दोस्तों हमारा टाइफाइड नासी। क्या है, क्लोरोमाइसेटीन यह है दोस्तों टाइफाइड नासी। क्रिस्टल वायलेट है दोस्तों पूतिरोधी। क्या है, क्रिस्टल वायलेट है दोस्तों पूतिरोधी। क्विनीन है मलेरिया रोधी। एस्पिरिन है दर्द निवारक। फिर देखिए क्लोरोमाइसोटीन है दोस्तों हमारा टाइफाइड नासी। क्रिस्टल वायलेट है दोस्तों पूतिरोधी। क्विनीन है हमारा मलेरिया रोधी। एस्पिरिन है दोस्तों हमारा दर्द निवारक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है दोस्तों, तो याद रखिए पांव से ली गई सिरा, अग्रहस्त से ली गई धमनी या सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है दोस्तों पांव से ली गई सिरा या अग्रहस्त से ली गई धमनी या सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी। ठीक है, कह रहा है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है दोस्तों पांव से ली गई सिरा या अग्रहस्त से ली गई धमनी या सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी। ठीक है, फिर देखिए कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है दोस्तों पांव से ली गई सिरा, अग्रहस्त से ली गई धमनी या सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले देखिए अगला पॉइंट देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां देखिए, कह रहा है दोस्तों अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब होगी, क्या है दोस्तों अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब होगी वह है दोस्तों हमारा कार्डियोलॉजी विभाग। ठीक है, कह रहा दोस्तों अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब होगी वह है दोस्तों हमारा कार्डियोलॉजी विभाग। ठीक है, अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब होगी वह है दोस्तों हमारा कार्डियोलॉजी विभाग। कह रहा है भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है दोस्तों जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, कह रहा है भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है दोस्तों जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है दोस्तों हमारा जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कलाए खनिज अधिक मात्रा में खाने से होता है। क्या है,
कलाय खनिज अधिक मात्रा में से खाने से होता है दोस्तों किसके, तो खेसारी दाल के। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिए कि कलाय खनिज अधिक मात्रा में खाने से होता है, तो याद रखिए दोस्तों खेसारी दाल के। ठीक है, क्या है, कलाय खनिज अधिक मात्रा में खाने से होता है, तो याद रखिए दोस्तों खेसारी दाल के। फिर देखिए, कह रहा है दोस्तों औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं, तो जिलेटिन एवं मांडी के। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों जिलेटिन एवं मांडी के। क्या है, औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों जिलेटिन एवं मांडी के। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अपरूपांतरण यानी कि मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, क्या है, अपरूपांतरण यानी कि मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं दोस्तों। ठीक है, फिर से देखिए क्या है, कह रहा दोस्तों कि अपरूपांतरण या मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि अपरूपांतरण यानी कि मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है, फिर देखिए अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। ठीक है, फिर देखिए कि अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थान या अंगों तक फैलती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा, वह है प्रमुख पादप रोग। क्या है, प्रमुख पादप रोग। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों सही सुमेलन है। ठीक है, तो सही सुमेलन हम करेंगे दोस्तों। कह रहा है गेहूं, तो गेहूं में पाया जाता है दोस्तों गेहूं सा। क्या है, गेहूं में पाया जाता है दोस्तों गेहूं सा। ठीक है, आलू में लगता है रोग हमारा दोस्तों पिछैती झुलसा। क्या है, आलू में लगता है रोग हमारा दोस्तों पिछैती झुलसा। बाजरा में दोस्तों लगता है हमारा अर्गट रोग। क्या है, बाजरा में हमारा लगता है दोस्तों अर्गट रोग। और जौ, अंगूर और प्याज आदि में लगता है दोस्तों हमारा बुकनी रोग। क्या है, जौ, अंगूर और प्याज में लगता है दोस्तों हमारा बुकनी रोग। फिर देखिए दोस्तों गेहूं में लगता है हमारा गेहूं सा। ठीक है, गेहूं में हमारा लगता है गेहूं सा। और आलू में हमारा लगता है दोस्तों पिछैती झुलसा। क्या है, आलू में हमारा लगता है दोस्तों पिछैती झुलसा। बाजरा में लगता है दोस्तों हमारा अर्गट रोग। और जौ, अंगूर, प्याज आदि में लगता है दोस्तों बुकनी रोग। ठीक है, फिर देखिए कि गेहूं में लगता है दोस्तों हमारा गेहूं सा। गेहूं में लगता है दोस्तों हमारा गेहूं सा। आलू में लगता है दोस्तों हमारा पिछैती झुलसा। क्या है, आलू में लगता है दोस्तों हमारा पिछैती झुलसा। बाजरा में लगता है दोस्तों हमारा अर्गट रोग। और जौ, अंगूर, प्याज आदि में लगता है दोस्तों हमारा बुकनी रोग। ठीक है, फिर देखिए गेहूं में लगता है दोस्तों गेहूंसा रोग। आलू में लगता है हमारा पिछैती झुलसा। बाजरा में लगता है दोस्तों अर्गट। और जौ, अंगूर, प्याज आदि में लगता है बुकनी रोग। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए गेहूं में गेहूं सा, आलू में पिछैती झुलसा, बाजरा में अर्गट और जौ, अंगूर, प्याज आदि में बुकनी रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। फिर हमें सही सुमेलन करना है फसल, बीमारी और रोग। ठीक है, तो धान में होता है दोस्तों हरित बाल रोग। क्या है, धान में होता है दोस्तों हमारा हरित बाल रोग। ठीक है, बाजरा में होता है दोस्तों हमारा अर्गट रोग। ठीक है, फिर है दोस्तों मटर, तो मटर में होता है दोस्तों बुकनी यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू। क्या है दोस्तों, मटर में हमारा होता है दोस्तों बुकनी या जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा चना, तो चना में होता है दोस्तों हमारा उकठा या बिल्ट रोग जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चना में होता है दोस्तों हमारा उकठा या बिल्ट रोग जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा दोस्तों फसल और बीमारी रोग। यहाँ देखिए धान में होता है दोस्तों हमारा हरित बाल रोग। क्या है, धान में होगा दोस्तों हमारा हरित बाल रोग। बाजरा में होगा दोस्तों अर्गट रोग। मटर में होगा बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यू। और चना में होगा दोस्तों हमारा उकठा या बिल्ट रोग। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों कह रहा है धान में होगा दोस्तों हमारा हरित बाल रोग। धान में होगा दोस्तों हरित बाल रोग। बाजरा में होगा अर्गट रोग। मटर में होगा बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। और चना में होगा दोस्तों उकठा या बिल्ट रोग। ठीक है, धान में होगा दोस्तों हरित बाल रोग। बाजरा में होगा दोस्तों अर्गट रोग। मटर में होगा बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। और चना में होगा दोस्तों उकठा या बिल्ट रोग। फिर देखिए धान में होगा दोस्तों हरित बाल रोग। बाजरा में होगा अर्गट रोग। मटर में होगा दोस्तों बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यू। और चना में होगा दोस्तों उकठा या बिल्ट रोग। ठीक है, ध्यान रखिए कह रहा है दोस्तों मक्का में सफेद कली जिस तत्व की कमी से होता है दोस्तों, तो याद रखिए वह है दोस्तों हमारा जिंक। ठीक है, कह रहा है दोस्तों मक्का में सफेद कली जिस तत्व की कमी से होता है, तो याद रखिए दोस्तों जिंक यानी जेडन की कमी से। मक्का में सफेद
कली जिस तत्व की कमी से होती है तो याद रखिए दोस्तों जिंक। अगला देखिए, कह रहा है मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी का। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है तो याद रखिए दोस्तों जिंक की कमी का। ठीक है, फिर देखिए, मक्का में सफेद कली जिस तत्व की कमी से होती है तो याद रखिए दोस्तों जिंक। क्या है, मक्का में सफेद कली जिस तत्व की कमी से होती है तो याद रखिए दोस्तों जिंक। ठीक है, फिर देखिए, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है दोस्तों जिंक की कमी का। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है दोस्तों जिंक की कमी का दोस्तों। ठीक है, यहाँ फिर देखिए, धान में होता है दोस्तों हमारा हरित बाल रोग, बाजरा में होता है अर्गट रोग, मटर में होता है दोस्तों बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यू, और चना में होता है दोस्तों उखठा या बिल्ट रोग। ठीक है, फिर देखिए, मक्का में सफेद कली जिस तत्व की कमी से होती है वह है हमारा जिंक, और मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे ध्यानपूर्वक, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों पौधों में व्हाइट बड रोग होता है तो याद रखिए दोस्तों जिंक की कमी से। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि पौधों में व्हाइट बड रोग होता है तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा जिंक की कमी से। ठीक है दोस्तों, कह रहा है पौधों में व्हाइट बड रोग होता है तो याद रखिए दोस्तों जिंक की कमी से हमारा पौधों में व्हाइट बड रोग होता है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि पायरीला कीट है तो याद रखिए दोस्तों गन्ने की फसल का। क्या है दोस्तों, कह रहा है पायरीला कीट है दोस्तों तो याद रखिए गन्ने की फसल का पायरीला हमारा कीट है। क्या है, पायरीला कीट है दोस्तों तो याद रखिए गन्ने की फसल का। क्या है, पायरीला कीट है दोस्तों तो याद रखिए गन्ने की फसल का। कह रहा है दोस्तों सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है तो याद रखिए दोस्तों सरसों का। क्या है, कह रहा है सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है तो याद रखिए दोस्तों सरसों का। फिर है दोस्तों मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है तो टिक्का। ठीक है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है दोस्तों टिक्का। ठीक है, कह रहा है पौधों में व्हाइट बड रोग होता है तो याद रखिए दोस्तों जिंक की कमी से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों पायरीला कीट है। क्या है, पायरीला कीट है तो याद रखिए दोस्तों गन्ने की फसल का पायरीला कीट है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है तो याद रखिए दोस्तों सरसों का। क्या है, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण रोग है, एक महत्वपूर्ण कवक रोग है तो याद रखिए दोस्तों सरसों का। फिर है दोस्तों मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है तो याद रखिए दोस्तों टिक्का। ठीक है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है तो याद रखिए दोस्तों टिक्का। फिर है दोस्तों गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं तो याद रखिए काला कीट और स्मट। ठीक है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं तो याद रखिए दोस्तों काला कीट और स्मट। ठीक है, करनाल बंट रोग है दोस्तों गेहूं फसल का, कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर देखिए पौधों में व्हाइट बड रोग होता है तो जिंक की कमी से। पायरीला कीट है दोस्तों तो गन्ने की फसल का। क्या है, पायरीला कीट है दोस्तों गन्ने की फसल का, पायरीला कीट है गन्ने की फसल का। फिर दोस्तों सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है तो याद रखिए दोस्तों सरसों का। क्या है, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है तो याद रखिए दोस्तों सरसों का, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है तो याद रखिए दोस्तों टिक्का। क्या है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है तो याद रखिए दोस्तों टिक्का। ठीक है, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं तो याद रखिए काला कीट और स्मट। क्या है दोस्तों, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग है तो याद रखिए दोस्तों क्या है, वह है दोस्तों हमारा काला कीट और स्मट। ठीक है, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं तो काला कीट और स्मट। अगला देखिए दोस्तों करनाल बंट रोग है गेहूं फसल का। ठीक है, कह रहा है दोस्तों धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुद के द्वारा। क्या है दोस्तों, धान का टुंगरो, क्या है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुद के द्वारा। क्या है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है तो हरी पत्ती के फुद के द्वारा। अगला देखिए दोस्तों सही कथन है। कह रहा है दोस्तों गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। क्या है दोस्तों, गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। फिर है दोस्तों कह रहा है कि अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। क्या है दोस्तों, अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। फिर कह रहा है दोस्तों झूठ कंड या फाल्स स्मट धान की फसल का रोग है। क्या है, कह रहा दोस्तों झूठ कंड फाल्स स्मट धान की फसल का रोग है, और खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। ठीक है, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है दोस्तों। ठीक है, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि सही कथन है, यहाँ देखें कह रहा है कि गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। क्या है, गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। क्या है, अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। फिर कह रहा है दोस्तों झूठ कंड या फाल्स स्मट धान की फसल का रोग है। फिर कह रहा है खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। फिर देखिए गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है दोस्तों। फिर कह रहा है अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। कह रहा है दोस्तों झूठ कंड या फाल्स स्मट धान की फसल का रोग
रोग है। फिर कह रहा है दोस्तों खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। फिर देखिए गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंड या फाल्स स्मट धान की फसल का रोग है। और खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है, तो याद रखें दोस्तों ऑक्सीजन की कमी। बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है, तो याद रखिए ऑक्सीजन की कमी। चलिए अगला दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है, तो याद रखिए दोस्तों सफ़ेद मक्खी से। क्या है? भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है, तो याद रखिए दोस्तों सफ़ेद मक्खी से। क्या है? कह रहा है भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है, तो याद रखिए दोस्तों सफ़ेद मक्खी से। क्या है दोस्तों? कह रहा है भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है, तो याद रखिए दोस्तों सफ़ेद मक्खी से। ठीक है, भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है, तो याद रखिए दोस्तों सफ़ेद मक्खी से। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है भिंडी की। क्या है? कह रहा है येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है, तो याद रखिए दोस्तों भिंडी की। क्या है? येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है दोस्तों, तो याद रखिए भिंडी की। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा और बहती हवा उपर्युक्त में से पादप रोग फैलाते हैं, तो चारों दोस्तों पक्षी भी फैलाते हैं, उड़ती धूल भी फैलाती है, बहती हवा भी फैलाती है और वर्षा भी फैलाती है। राइट आंसर 1 2 3 4 हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से फिर देखिए आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है, तो याद रखिए दोस्तों ऑक्सीजन की कमी। क्या है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है, तो याद रखिए ऑक्सीजन की कमी। भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है, तो याद रखिए सफेद मक्खी से। क्या है? भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है, तो याद रखिए सफेद मक्खी से। ठीक है दोस्तों, भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है, तो याद रखिए दोस्तों सफेद मक्खी से। येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है, तो याद रखिए दोस्तों भिंडी की। क्या है? येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है, तो याद रखिए दोस्तों भिंडी की। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा उपर्युक्त में से पादप रोग फैलाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों पक्षी भी फैलाती है, उड़ती धूल भी फैलाती है, वर्षा भी फैलाती है और बहती हवा भी फैलाती है दोस्तों। 1 2 3 4 हम सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा या बहती हवा उपर्युक्त में से पादप रोग फैलाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों 1 2 3 और 4 हमारा चारों, यानी कि पक्षी भी दोस्तों, उड़ती धूल भी, वर्षा भी, बहती हवा भी दोस्तों हमारी यह उपर्युक्त में से पादप रोग फैलाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। इसका बाकी जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।